वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 20 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तीसरे पहर श्री श्री ठाकुर जी मातृमंदिर के पीछे मौलसरी के वृक्ष के नीचे रखी एक बेंच पर आकर बैठ गए। निकट में झाड़ी, गमछा, तंबाकू, टिकिया, गड़गड़ा, चीलम, पिकदानी, लोटा, सुपारी का डब्बा एवं दंत खुदनी है। श्री श्री ठाकुर जी ने बेंच पर पांव को फैला दिया एवं पश्चिमास्य होकर बेंच की हाथ पाई पर हाथ रखकर मनोरम भंगिमा में आराम से बैठे। पैरों पर धूप पड़ रही है, जाड़े का दिन है, बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं। शांतिपुरी धोती पहने हैं और उसकी एक छोर से शरीर को ढके हैं। खुले बदन हैं, ठंड काफ़ी लग रही है, फिर भी गर्म कपड़े पहनने को तैयार नहीं। श्री श्री ठाकुर के सामने उनकी काली चप्पल रखी है, तंबाकू भरकर दिया गया है, गड़गड़ा के नैचे से कस खींच रहे हैं, निर्वाक स्नेह दृष्टि से सभी को निहार रहे हैं। एक एक कर बहुत से लोग आ भी गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं। वे आश्रम प्रांगण में धूप में खेल कूद कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। चुपचाप मौन हुए बैठे हैं, किसी से बातें भी नहीं करते। फिर भी उनके निकट में न जाने कैसी एक गहरी शांति है, अनाविल तृप्ति है, अनिवार्य आकर्षण है। उन्हें देखकर ही आनंद होता है। भक्त वृंद उन्हें नयनों से निहार रहे हैं। अपने हृदय के अंतःस्थल में वे आनंद संचय कर रहे हैं। इस शांत, स्निग्ध, निस्तरंग, मधुर परिवेश में दिल कह उठता है, यह चरण सरोज ही तो आनंद का नित्य धाम है। युग युगांत अनंत जीवन मानो इस आनंद मकरंद पान से उन्मत्त हो रह सके। सभी चुपचाप बैठे हैं। इसी बीच भेलकू नाम की एक लड़की बोली, गोपाली, यह देखो मैंने इसकी सिलाई की है। श्री श्री ठाकुर प्रसन्न चित्त से, वाह, बहुत सुंदर हुआ है। तो इतना कहते हुए गीतों के स्वर में गाने लगे, माँ यशोदा रामार गुड़े रोंत नाई रे। भेलकू भी खूब तृप्त होकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने लगी। श्री श्री ठाकुर बोले, अच्छी तरह सिलाई सीख लो, यह भी एक विशेष कला है। इसके द्वारा भी सुंदर की पूजा होती है। हमेशा मन ही मन यह अनुमान लगाना चाहिए कि किस रंग के साथ कौन सा रंग को बैठाया जाए जो देखने में अच्छा लगे। इस प्रकार खूब सोच विचार कर वास्तविक रूप से करके देखना चाहिए। इस प्रकार करते हुए ही एक सूक्ष्म सौंदर्य बोध प्रस्फुटित होता है। उस सौंदर्य बोध को पुनः संसार के काम काज, चलने फिरने, कथा वार्ता, सोने बैठने आदि सभी जगहों में रूप देना चाहिए। ऐसा करके ही मनुष्य सुंदर हो उठता है। उस समय उसे सभी प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। विभिन्न रंग बिरंग के सूते हैं ना, यदि नहीं रहे तो मुझसे कहना। भेलकू बोली, मेरे पास है, अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बोलूँगी। सुधा दीदी अपने घर में आश्रम के छोटे छोटे बालक बालिकाओं को गीत, आवृत्ति, नाच इत्यादि सिखा रही हैं। ऋत्विक अधिवेशन के अवसर पर ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हैं। श्री श्री ठाकुर के कतिपय छंदों का सुर दिया जा चुका है, उसी अनुसार ही नाच की परिकल्पना की गई है। नृत्य गीत के जरिए उन छंदों को हाव भाव में व्यक्त किया जाएगा। घर के अंदर से गीतों के स्वर बाहर सुनाई दे रहे हैं। उसे सुनकर श्री श्री ठाकुर ने कहा, छंदों को इस रूप में लाए जा सकते हैं, यह मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे क्या यह संभव है? किंतु केष्टवदा तो छोड़ने वाले जीव नहीं हैं। उन्होंने किस प्रकार मुझसे कहवा लिया, यह मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जब कभी उन छंदों को सुनता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैंने ही इस रूप में कहा है। बंकिमदा राय बोले, कतिपय दोहों का काव्य ऐश्वर्य भी अपूर्व है। बंगला भाषा में ऐसा कम ही देखा जाता है। श्री श्री ठाकुर बोले, इसमें मेरी कुछ करामती नहीं है, सब कुछ परम पिता का ही दान है। जब वे देते हैं तभी ऐसी बातें निकलती हैं। मैं अपनी इच्छा से नहीं कह सकता हूँ, उस पर मेरा कोई दखल नहीं है। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर वहाँ से उठकर श्री श्री बड़मा के निकट चले गए और बोले, बड़ी बहू, भूख लगी है। श्री श्री बड़मा बोली, क्या दूंगी? छेना है, बिस्कुट है, संदेश है, आप जो पसंद करेंगे उसे मैं दूंगी। श्री श्री ठाकुर बोले, थोड़ा छेना ही दे दो। श्री श्री बड़मा ने छेना ला कर दिया। छेना खाने के बाद श्री श्री ठाकुर मुख धोकर बाहर निकले। बेला बीत चली है। श्री श्री ठाकुर ने कहा, घूमने चलोगे क्या? शरद्दा हालदार, हाँ।
चलें तो हम लोग भी चलें। श्री ठाकुर बोले, केष्टोदा को बुलवाएं। उनके आने के बाद श्री ठाकुर टहलने निकल पड़े। केष्टोदा, शरददा, श्रीशदा, योगेशदा, चक्रवर्ती, ब्रजेंदा, चट्टोपाध्याय, रत्नेश्वरदा, चुनीदा आदि अनेक ही साथ में हैं। श्री ठाकुर जी बोले, केष्टोदा और शरददा को लक्ष्य करके कि स्वस्तैनी को अच्छी तरह लोगों में फैला दें। खाता वही आदि सभी प्रेस से आई हैं तो? केष्टोदा, जी हाँ आई है। श्री ठाकुर बोले, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में कहने से काम नहीं होगा। अच्छे अच्छे कर्मियों को लेकर आप लोग अलग बैठें, सबों में इस प्रकार जोश भर दें कि सभी संकल्प लेकर उठ खड़े हो जाएं। यह कोई कठिन बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। केष्टोदा ने कहा, हाँ यह खूब आसान है। अब तक जितने लोगों के साथ बातें हुई हैं उन सबों में मैंने खूब पॉजिटिव भाव कृत निश्चय को देखा है। श्री ठाकुर बोले, सभी जगहों से लोग इस कॉन्फ्रेंस में आ सकें इस ओर ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम जैसे भेजते हैं उसी प्रकार उसके साथ ही साथ विशिष्ट कर्मियों के पास पत्र भी भेजें। एक एक व्यक्ति के पास 2 या 3 चिट्ठियां भेजी जाएं तो और भी अच्छा है। आप लिखेंगे, शरददा लिखेंगे, प्रफुल्ल लिखेगा, उसमें और भी बल आ जाएगा। अभी से कोई बाहर जाए तो उसे कह देंगे कि वह सभी को मौखिक रूप से कह दे। कहने का मतलब यह है कि जितने ढंग से जो कुछ किया जा सकता है उसमें कोई त्रुटि न रहे। केष्टोदा बोले, अच्छा। श्री ठाकुर बोले, देखे न जाने मुझे कैसा नशा लग रहा है। जिस काम को करने के लिए एक बार मन में ठान लेता हूँ उस काम को जब तक नहीं करता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। कैसे किस ढंग से करना चाहिए वास्तविक रूप में देख सुनकर बाधाओं को दूर करते हुए उस काम में सिद्धि प्राप्त हो, इन सारी बातों का ध्यान मेरे माथे में लगा ही रहता है। इस प्रकार मनुष्य सिद्धार्थ होता है। आप लोग यदि इस तरह लग जाएं तो देखेंगे कि आप लोगों में एक एक व्यक्ति सिद्धार्थ बन जाएंगे। श्री ठाकुर धीरे धीरे चल रहे हैं, बीच बीच में खड़े होकर पीछे घूमते हुए कुछ कह रहे हैं, सहज भाव से बातें कर रहे हैं, किंतु उसमें भी एक तीव्र वेग है जो हृदय में तीर की भांति चुभ जाती है। कह रहे हैं, कृति बनने के लिए किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं। पहली बात है, किसी काम को करने के पहले उसके विषय में क्लियर कॉन्सेप्शन, स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उसमें कितनी तरह की बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं को किस प्रकार नियंत्रण करना होगा, काम आरंभ करने में क्या आवश्यकता होगी, उसे कहाँ और किसके निकट से संग्रह करूँगा, किसकी मदद की मुझे आवश्यकता होगी, उसमें कौन मेरे आयत्त में है कौन नहीं है, उसे पकड़ना है और किसको पकड़ने से सुविधा होगी, काम सफल होने के लिए कैसे स्टेप पर्याय के जरिए अग्रसर होना पड़ेगा, उसके लिए पहले से कितनी तैयारी करनी पड़ेगी और किस प्रकार, यदि एक ओर की चेष्टा निष्फल हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इत्यादि विषयों में गंभीर होकर लगे रहकर सुचिंतित भाव से उसका एक पूर्ण चित्र मस्तिष्क में आंक लेना पड़ेगा। उसी चिंता के अनुसार वास्तविक रूप से लगना पड़ेगा। इस रूप में चलने से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो कृति होते हैं वे इसी रूप में होते हैं। पर मनुष्य का कोई प्रीति केंद्र नहीं रहे एवं उसके कर्म सभी उनकी प्रीति के लिए न हो तो दुनिया के नाना आकर्षण एवं प्रवृत्ति के विभिन्न ढंग के विशेष और विक्षोभ उसकी उस चिंता को चेष्टा धारा उसे दूर खींच कर ले जाती है। चिंता और चेष्टा में क्रमागति और संगति नहीं रहने के कारण वह सफल नहीं हो सकता है। उस समय वह अपने भाग्य को कोसता है, किंतु यह नहीं समझता है कि उस भाग्य को वह स्वयं भजन द्वारा वैसा बना चुका है। पैदल चलकर श्री ठाकुर कारखाने के निकट आए। सुधीर दास आदि व्यक्ति उस समय कारखाने में काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कारखाने में घूम फिरकर कामकाज को देखा, कामकाज के विषय में आवश्यक निर्देश दिया, एक नए ढंग का लैंप तैयार करने के लिए कहा। पर सुधीर श्री ठाकुर को की बातों को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे थे। श्री ठाकुर ने तब कहा, मुझे कागज और पेंसिल दो तो मैं समझा दूं। कागज पेंसिल लेने के बाद उन्होंने सुधीर को अपने निकट बुलाया और एक डायग्राम खींचते हुए यह बताने की चेष्टा की कि किस प्रकार उसे बनाना होगा। उन्होंने प्रसन्न चित्त से पूछा, अब समझा न? सुधीर ने खुश होकर कहा, जी हाँ। घूमते हुए एक जगह पर आकर बोले, इस मशीन को कितने दिनों से व्यवहार नहीं किया गया है, इसमें जंग लग रहा है। बीच बीच में इन सारी चीज़ों को भी व्यवहार में लाना चाहिए, तेल देना चाहिए। मनुष्य, पशु, मशीन आदि जिनसे भी काम लेना चाहते हो उन सभी का यत्न करना चाहिए, उन्हें ठीक रखना चाहिए। थोड़ी देर तक श्री ठाकुर वहाँ बैठे और तंबाकू पीने लगे।
उसके बाद वहां से निकलकर केमिकल और विश्व विज्ञान के निकट से होते हुए सदर रास्ते पर आ पहुंचे। सूर्य डूब चुका है, रोशनी म्लान पड़ चुकी है, ग्राम में गोधूली छा गई है। पोखर के निकट बांसों के झुरमुट में कुछ पक्षियां अनवरत चहचहा रहे हैं। एक बछड़ा घर की ओर जी जान से दौड़ रहा है। श्री ठाकुर ने उसे दौड़ते हुए देखकर कहा, मनुष्य पशु सभी प्रेम के आकर्षण से ही बचते हैं। देखिए न, यह बछड़ा अपनी माँ तथा घर के आकर्षण से घर की ओर किस प्रकार दौड़ा जा रहा है। सभी चुप हैं। श्री ठाकुर इस बार तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। श्री ठाकुर ने बड़दा के घर के सामने आकर खड़े खड़े ही पूछा, बड़ खोखा कैसे हो? अस्त व्यस्त होकर बड़दा घर से बाहर निकले और बोले, अच्छा ही हूँ। तत्पश्चात श्री ठाकुर बांध के किनारे वाले तासू में आकर बैठे। मातृ मंदिर के 2 मंजिले पर उस समय आश्रम की माताएं शंख घंटा कांसर बजाते हुए सांध्य स्रोत आदि पाठ कर रही हैं। विभिन्न घरों से विनती का स्वर सुनाई पड़ रहा है। श्री ठाकुर कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 115 से 120 तक। जय गुरु।